अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे प्लीज़ कंफर्म कर दिएगा। जी आ रही है सर आवाज़ आपकी। जी बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ जी जी, अल्लाह का वालेकुम शुक्र है। अस्सलाम। अच्छा, बिलाल अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं मुझे? हाँ सर, मैं क्योंकि लाहौर में हूँ और मैं जॉब भी हम्म। साथ कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली अभी ग्रेजुएशन एमएससी आईटी की है सही और है, गुड है। उसके बाद जॉब कर रहा हूँ मैं। जॉब किस चीज़ और की कर रहे हैं आप? मैं मिज़ान बैंक में कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सही है। और ये है मेरे पास आईटी सपोर्ट की, जिसमें मैं दोनों साइड्स देख रहा हूँ, नेटवर्क भी और सिस्टम सपोर्ट भी। नेटवर्क में मेरे पास सिक्योरिटी के रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वीपीएन की एक्सेस और फायरवॉल में उनको अलाउ करना। और सिस्टम में हम्म। मेरे पास विंडो इंस्टॉलेशन, प्रिंटर इंस्टॉलेशन या एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी इशू होता है वो चीज़ें देखता हूँ। और इसके साथ साथ ही मैंने रिसेंटली सर्टिफिकेशन की है AWS की, हम्म। सोल्यूशन आर्किटेक्चर की। और अब मेरा सही जो है। था वो क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी क्लाउड पे अपना सेटअप जो है वो शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। तो इस हवाले से मैं, क्योंकि एज्योर की सर्टिफिकेशन जो है वो भी करना चाह रहा था, और उसमें मैंने कुछ ऑनलाइन लेक्चर भी लिए हैं उर्दू आईटी अकेडमी से। हम्म। और मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ इस हवाले से। और फुल सही फिल वक्त अभी ऐसा ही है। सही सही, ज़बरदस्त। थैंक यू। जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं स्टार टेक्नोलॉजी में एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहा हूँ। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और एज्योर की मतलब आगे फ्यूचर एज्योर का ही है, तो इस वजह से मैंने फिर इसको सीखना है। सही है, गुड है। इससे पहले क्या क्या किया हुआ आपने? सर इससे पहले CCNA की है, हम्म। MCSE की है। सही है, ज़बरदस्त है। बस। ठीक है, गुड है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जी, प्लीज़ अपना नाम बताइएगा और छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें। जी, उनके बाद है जी अम्माद अहमद। अम्माद भी नहीं अवेलेबल। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास शुएब अवान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अ, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। बेसिकली मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। जॉब मेरी लाहौर में है। सही, मेरा माशाल्लाह। जी 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है सिस्टम सपोर्ट का। मुख्तलिफ MSPs के साथ मैं जॉब हम्म। कर चुका हूँ। US बेस MSPs के साथ जॉब कर चुका हूँ। और सही। ज़्यादातर जितना एक्सपीरियंस था वो इन हाउस IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। तो हम्म। अभी जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो इनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर, बल्कि मैं कहूँगा सारा ही ऑलमोस्ट क्लाउड पे है। और ऑलरेडी हम एज्योर को यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ हम्म। हमारे इंटीग्रेशन है C65 की और सिस्को मेराकी की। सही सही, तो माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। ये मैं एज्योर को जो है वो सीखना चाह रहा था। सही है, सही है, इसलिए आप इस पे एज्यूर पे मूव होना चाह रहे हैं। जी मैं एज्योर पे मूव होना चाह रहा हूँ जी। ऑल राइट, माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त। अच्छा जी, आई थिंक सबका इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद असद जलील है, और मुझे ऑलमोस्ट 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इन द फील्ड ऑफ आईटी। ऑलमोस्ट 2008 से मैं आईटी की फील्ड में काम कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम किया हुआ है, जिनमें से चंद एक तो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जिनकी मैं बेसिकली यहाँ पर आई टेक नेट्स के प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें AWS की ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर एज्योर की है,
उसके अलावा SCCM या MECM, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है। और इंट्यून या उसका जो न्यू नेम अब यूज़ हो रहा है, एंड पॉइंट मैनेजर, ये भी बेसिकली जो SCCM है इसकी ये आप कह सकते हैं कि इसका ये क्लाउड वर्जन है। उसके बाद हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है, जो कि पहले ऑफिस 365 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन सब पे मैं यहाँ पर बेसिकली iTechNext के प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंस कह लें पास्ट 4 ईयर्स से मैं यहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। तो आज हम अपना बेसिकली एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से रिलेटेड है। और इसमें जो हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं उसका माइक्रोसॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसका कोर्स कोड हमारे पास 104 है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी इनपुट लेना चाहूँगा, जिसमें मुझे थोड़ी सी ये रिक्वायरमेंट होगी कि आप मुझे ये बताएं कि बेसिकली व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। जी, कोई बता सकते हैं? जी, किसी को कोई सर आइडिया नहीं है? क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सिंपली यही है कि आप का जितना भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन हाउस के बजाय मोस्टली जो है वो क्लाउड पे है। अगर उसमें भी है कि हाइब्रिड है तो वो पार्शली आपका इन हाउस है, और हम्म। बाकी जितना भी आपके वर्चुअल सर्वर से लेके वर्चुअल डाटा से लेके आपकी इवन ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके क्लाउड बेस्ड हैं। आपको कुछ इन हाउस रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन क्वेश्चन मेरा वहीं पे आ जाता है कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? अगर एक सिंपल वर्डिंग में, सिंपल सेंटेंस में आप किसी को गाइड करना चाहें तो आप किस तरह से उसे गाइड कर सकते हैं? कोई लेमैन आपसे पूछ लेता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? एवरीथिंग ओवर द इंटरनेट। ओके, ठीक हो गया। इसकी कोई एग्जांपल? जीमेल। जीमेल, याहू, नेटफ्लिक्स। ठीक है, गुड है, सही है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली हम क्या काम करते हैं, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं अपने फिजिकल इंफ्रा से। कि फिजिकल इंफ्रा हमारा क्या होता था, किस तरह से हम उसमें वर्किंग कर रहे होते थे, तो हमें आगे मूव होने की क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अगर हम डिस्कशन करें तो बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रा यूज़ हो रहे होते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल इंफ्रा, सेकंड इज़ योर वर्चुअल इंफ्रा, ठीक है, और थर्ड इज़ योर क्लाउड इंफ्रा। ये 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हम बेसिकली काम कर रहे होते हैं। डेली बेस पे हम इन तमाम इंफ्रा की कैटेगरी से गुजर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उन पे अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना? अगर आप सिंपल बात करें, लेट से आपने एक अपना लैपटॉप परचेज किया, तो उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आप उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को देखेंगे कि उसमें बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या बनती है, कि जो आपने काम लेना है अपने उस लैपटॉप से, वो आप किस तरह से ले सकते हैं उससे काम। उसके लिए आपको उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स रिक्वायर हैं, ठीक है ना, उसमें आपको कितनी रैम रिक्वायर है, उसमें आपको स्टोरेज कितनी चाहिए होगी। ठीक है ना? तो इट मीन्स के जब हम फिजिकल इंफ्रा की बात करते हैं तो ये बेसिकली फर्दर आप इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ योर हार्डवेयर
ठीक है। सेकंड इज योर सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं प्लस उसमें आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी बेसिकली क्या चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो कॉमन चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हम एक यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोसेसर को। बाकी तो काफ़ी सारे इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे रिलेटेड हैं हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड उसमें क्या होती है, हमारी रैम होती है। थर्ड उसमें हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमें हर वक्त उसके थ्रू ही कोई भी आपने इंस्टॉलेशन करनी है, कोई भी काम करना है, उसके लिए आप इन चीज़ों से गुजरेंगे। फोर्थ नंबर पे आप उसका निकार्ड लिख सकते हैं कि जब आपने उसको कम्युनिकेट करवाना है दूसरे कंप्यूटर्स के साथ या इंटरनेट के साथ, तो उसके लिए आपको उसमें निकार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो मेजर उसके हमारे पास ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। उसका प्रोसेसर, उसकी स्पीड आपको क्या रिक्वायर है, कितनी जीबी आपको रैम रिक्वायर है, और कितनी हार्ड डिस्क रिक्वायर है जो आपके काम के लिए फुलफिल रहेगी। ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, लेट से अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, लेट से Core i7 चाहिए है 2.4 गीगाहर्ट्ज। लेट से हम कह लेते हैं जी हमारा प्रोसेसर है, और हम कहते हैं 16 GB हमारे लिए क्वाइट इनफ है रैम। और लेट से मैं कहता हूँ मुझे 1 TB की जो है हार्ड मेरे लिए वो काफ़ी है, जिसके थ्रू मैंने जो भी इसमें काम करने हैं वो मैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है। सेकंड थिंग आ जाती फिर इसमें आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में सबसे पहले आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उसमें इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं। इसमें विंडोज़ आ जाता है, या लाइनक्स आ जाता है, या इसमें आपका मैक ओएस आ जाता है। ठीक है। ये थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको मार्केट में मिलते हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। हम अपने विंडोज़ इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि वो बड़ा इजी टू यूज़ है और बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है ना। तो लाइनक्स की बात करें या मैक ओएस की बात करें तो वो क्वाइट डिफ़िकल्ट अगर हम उसको कंपेयर करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है। तो बेसिकली आप ये थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया या करवा लिया जहाँ से आपने अपना वो लैपटॉप परचेज किया, उसके बाद आपको डिफरेंट इस पे सॉफ्टवेयर रिक्वायर हैं। लेट से आपको MS ऑफिस चाहिए है। ठीक है। कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स उसमें बनाने, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई आपने सेपरेट शीट बनानी है जिसमें आप कोई अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। पहले उसमें आपका कोई भी कह लें सॉफ्टवेयर, लेट से एडोब की हम बात कर लें, कोई एडोबी सूट है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप एडोबी सूट को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें आप अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आप कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, ऑटोकैड को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। प्लस अगर आपने अपने उस लैपटॉप पे कोई ईमेल्स करनी है, कोई काम करना है, उसके लिए आपको कोई भी वेब ब्राउज़र रिक्वायर होता है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में, कि बेसिकली आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। अब इन केस आप अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, और आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे अपने जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, अपने उन एम्प्लॉय से वर्किंग करवानी है। तो वर्किंग करवाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप उनको डेस्कटॉप या लैपटॉप्स वहाँ पे प्रोवाइड करें जिसके थ्रू आपने उनसे वर्किंग लेनी है, उनसे काम करवाना है। ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करते हैं, उनको
डेस्कटॉप अपने ऑफिस में, या उनको लैपटॉप्स प्रोवाइड कर देते हैं जिन पे आप वो अपने सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो नॉर्मली माशाल्लाह आप सब लोग जॉब्स पर हैं और आप लोग को आइडिया है बड़े अच्छे से कि जब हमने इस तरह से यूज़र्स को सेटअप बना के देना है तो उसके लिए हम उनको एक नेटवर्क डिज़ाइन करके देते हैं जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक डाटा सेंटर वहाँ पे बनाना पड़ता है, सर्वर मशीन्स रखनी पड़ती हैं जिसमें हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स चल रहे होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस चल रही होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है ना। तो अब उस डाटा सेंटर को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक टीम हायर करनी पड़ती है। ठीक है ना। टीम में आपके ऊपर सबसे पहले हम कह लेते हैं आपके आईटी मैनेजर आ जाते हैं, फिर उसके नीचे आपके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे आपकी सपोर्ट की टीम आ जाती है जिनके थ्रू आप उनसे सारी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है किसी कंप्यूटर में, किसी लैपटॉप में, उसको ट्रबल शूट करना। ठीक है, अगर आप वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई इशू आ रहा है तो उसको ट्रबल शूट करना। किसी की विंडोज़ करप्ट हो रही है, किसी का कोई सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो उसकी री इंस्टॉलेशन करना, इस किस्म के सारे काम आपने करवाने होते हैं बाय यूजिंग योर सपोर्ट टीम। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे काम इस तरह से वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इट मीन्स कि आपको वहाँ पर एक प्रॉपर टीम की रिक्वायरमेंट है जो कि 24/7 आपके उस डाटा सेंटर को मैनेज करेगी। ठीक है, तो हर वक्त वहाँ पे आपके टीम होनी चाहिए जिसने आपको देखना है, आपके डाटा सेंटर को देखना है, और हर वक्त आपको आपकी वो चीज़ें जो हैं वो रेडी टू यूज़ देनी है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब इसमें आपके पास एक काफ़ी हैंडसम अमाउंट आपको रिक्वायर है जिसके थ्रू आप अपनी ये सारी की सारी मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है ना। आपने सैलरीज भी देनी है, आपका हार्डवेयर है वो हार्डवेयर कोई ख़राब हो जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट है। ठीक है ना, उस पर आपकी कंजप्शन है, पावर की कंजप्शन है। फिर आपको पावर के बैकअप्स चाहिए होते हैं, वो आप बाय यूजिंग यूपीएस की फॉर्म में उसके बैकअप दे रहे होते हैं, या जेन सेट की फॉर्म में जिसे हम जनरेटर्स बोलते हैं उसकी फॉर्म में हम उसको बैकअप्स दे रहे होते हैं कि हर वक्त हमारी वहाँ पर जितनी भी डाटा सेंटर में चीज़ें चल रही हैं वो एक्टिव रहें और हमारे यूज़र को वेट ना करना पड़े। ठीक है ना। तो उसके लिए आपको काफ़ी हैंडसम अमाउंट रिक्वायर होती है। लेट्स से आपने एक न्यू कंपनी ओपन की, आपने मिलियंस ऑफ रुपीस लगा दी अपने डाटा सेंटर पे। ठीक है, अगर आपकी कंपनी खुदा न खास्ता फ्लॉप हो जाती है, किसी वजह से आप मार्केट में प्लेस नहीं बना पाते, तो उस सूरत में जितनी भी आपने मिलियंस ऑफ रुपीस की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है आपकी वो यूजलेस हो गई। ठीक है ना। फिर या तो आपके आपके पास बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं लेकिन आपके पास उस उतनी कह लें उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी आपके पास अमाउंट नहीं है कि आप कोई अच्छा डाटा सेंटर बिल्डअप कर सकें। ठीक है ना। तो फिर उसके लिए वर्किंग स्टार्ट हुई, बहुत पहले से वर्किंग स्टार्ट हुई, आज से कोई 20-22 साल पहले उस पर सारी वर्किंग हो रही थी। तो 2013 में बेसिकली हमारे सामने क्लाउड के नाम से चीज़ें आना शुरू हुई कि कोई क्लाउड कंप्यूटिंग होती है और क्लाउड में आप बजाय इसके कि आप अपने यहाँ पे कोई फिजिकल डाटा सेंटर क्रिएट करें जिसमें आप अपनी हैंडसम अमाउंट लगाएं, उससे बेटर ये है कि आप रेंट पर ये सर्विसेज ले लें। ठीक है, तो क्लाउड पे आप बेसिकली क्या काम कर रहे थे, अगर हम क्लाउड की बात करें, आप वहाँ पर उनसे सर्विसेज ले रहते हैं। ठीक है, सर्विसेज आप कैसे ले रहे थे, आप उसका बेसिकली रेंट दे रहे होते हैं उन्हें। आपने कितनी देर के लिए वो सर्विसेज यूज़ करनी है, बजाय इसके कि आप वॉइस नॉट वर्किंग।
जी आप ट्राई करें दोबारा लॉगिन करने की। बाकियों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। जी आ रही है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप काइंडली दोबारा से ज्वाइन करें। माइट भी आपके पास इंटरनेट का कोई इशू हो। तो बेसिकली वही चीज़ें जो आप बजाय इसके कि आप मिलियंस ऑफ रुपीस उसमें इन्वेस्ट करें एक अच्छे डाटा सेंटर के लिए, आप क्या करते हैं, क्लाउड पे आप वही सर्विसेज रेंट पर ले लेते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी स्पीड के साथ वहाँ पे मिल रही है हर चीज़, और काफ़ी लो प्राइस पर मिल रही है। तो इसमें क्या होता है, आपको इसके मंथली बिलिंग चार्ज हो रहे होते हैं। तो जितनी देर के लिए आपने वो सर्विसेज यूज़ की हैं उतनी देर के लिए आपको उसमें पे करना पड़ता है बिल, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है पे करने की। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं बनती अगर हम कंपेयर करें अपने इसके साथ। फिजिकल जो भी आपने डाटा सेंटर बिल्डअप किया है और उसमें आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो उसकी निस्बत अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लाउड में हमें बहुत कम चार्ज पड़ रहे होते हैं। फिर सेकेंडली, अगर आपने अपने पूरी कंपनी में बेशक थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स की आपकी कंपनी है, उसमें अगर आपने मैनेजमेंट करनी है तो हार्डली आपको 2 से 3 लोगों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, बजाय इसके कि आप 40-50 लोगों की टीम रखें और काम करवाएं, इतने एम्प्लॉयज़ को आप सैलरीज दें। आप वही काम क्लाउड पर जाने से 2 या 3 लोगों से वो सारे का सारा काम ले सकते हैं और बड़े एफिशिएंटली वे से ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा इससे रिलेटेड तो नहीं, थोड़ा सा अलग से है कि मुझे थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि Azure 104 के लिए कोई प्री रेक है, क्योंकि इसका AZ 900 जो है फंडामेंटल्स, हम्म। तो वो क्या इसका प्री रेक है या उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है? दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि Intune जो है वो इज अ हम्म। पार्ट ऑफ Azure, तो आप इस कोर्स में Intune का भी कुछ कवर करवाएंगे, क्योंकि नहीं ये ना, MDM। जी। मैं आपको बताता हूँ, हमारे इधर स्पेशली ये जो पाकिस्तान हमारा रीजन है इसमें बहुत ज़्यादा ना मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं खुद 2014 से मैं बेसिकली SCCM पे काम कर रहा हूँ। SCCM की मैंने डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं। 2014 में मैंने फर्स्ट डिप्लॉयमेंट की थी SCCM की। जैसे कि मैंने वेरी स्टार्ट में जब अपना इंट्रोडक्शन दिया है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि SCCM की भी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, और मैंने ये आपको बताया कि जो इंट्यून है वो SCCM का बेसिकली क्लाउड वर्जन है। ठीक है ना? तो अभी मैं आगे चल के आपको ना उसकी थोड़ी दे देता हूँ कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट फैमिली है क्या और उसमें वो सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, उसमें हम अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं बेसिकली। अच्छा, तो इसमें बेसिकली ये आपके सामने स्लाइड्स ओपन है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने जितनी भी आपको सर्टिफिकेशंस ऑफर की हुई हैं यहाँ पर, उसके आगे आप देखेंगे वर्ड लिखा हुआ है रोल बेस का। जी प्लीज़ म्यूट रखा करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो तब अपना माइक ओपन करें, अदरवाइज अपने माइक म्यूट रखें काइंडली। तो यहाँ पे आप बेसिकली वर्ड देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जितनी भी सर्टिफिकेशंस लॉन्च की हुई हैं तो आपको हर जगह वर्ड मिलेगा रोल बेस का। ठीक है,
रोल बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर सर्टिफिकेशन पाथ। तो इसमें आप देख रहे हैं बेसिकली सबसे पहले उन्होंने 900 लिखा हुआ, फिर आगे उससे रिलेटेड जो कोर्स है उसका कोड आ रहा है। ठीक है, ये 900 120 इसका नेक्स्ट जो है आपका। फिर ये 900 एज्योर फंडामेंटल, इसका 104 जो हम ये कोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगेन 900 एज्योर एआई फंडामेंटल्स और उसका 220 कोर्स कोड आ गया। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं एज्योर 900 एज्योर फंडामेंटल्स और फिर इसका 305 आ गया। ठीक है, इस तरह सब के पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 900। 900 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली कोई भी इनका कोर्स है उसके ना इन्होंने फंडामेंटल जो कोर्स उसका लॉन्च किया हुआ वो 900 किया हुआ है। वो क्यों किया हुआ है इन्होंने कोर्स लॉन्च? क्वेश्चन ये आता है। ये बेसिकली आप किसी भी कंपनी में जब जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पर आपकी सेल्स और मार्केटिंग की टीम होती है। ठीक है, आपकी सेल्स और मार्केटिंग की टीम का काम क्या होता है? उसने जाना है डिफरेंट क्लाइंट्स के पास, वहाँ पर जाकर उन्होंने मीटिंग्स करनी होती हैं और वहाँ से आपको बिजनेस ला के देना है, चाहे आप उसमें किसी क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी क्लाउड के वहाँ पर आप डिप्लॉयमेंट्स करके दे रहे हैं। ठीक है, तो जो आपकी मार्केटिंग सेल्स की टीम होती है ये बेसिकली उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है कोर्स। उसमें सिर्फ सिर्फ थ्योरी होती है। थ्योरी में ये बताया जाता है कि बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में कौन कौन सी सर्विसेज हैं और किस सर्विस को यूज़ करते हुए वो बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं और अपने आप को क्लाउड पे मूव करके उससे वो सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब लेट से शुएब आप कंपनी में बैठे हुए हैं, आपके पास मैं आता हूँ, मैं मार्केटिंग का पर्सन हूँ, मैं आके आपको बताता हूँ जी आप अपनी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे शिफ्ट कर लें। ठीक है ना, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा जबकि आप हाईली टेक्निकल पर्सन हैं और मुझे इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं फिर आपको कैसे कन्विंस करूंगा? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फंडामेंटल कोर्स पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिकली सेल्स मार्केटिंग वालों के लिए है। तब आप मेरे से क्या वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चनिंग करेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे हाँ जी बताएं जी पहले मुझे कि एज्योर पे मैं क्यों मूव हूँ, मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, आप कोई अपना प्रोडक्शन का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। लेट से आप कहते हैं मेरे पास यहाँ पे सैप चल रहा है, तो जी मुझे उसका सोल्यूशन दें। जब मुझे पता ही नहीं होगा कि सैप भी कोई प्रोडक्ट है या माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स कोई प्रोडक्ट है या ईआरपी कोई प्रोडक्ट है और उसको आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड में लेकर आ सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं जाहिर सी बात है आपको कुछ भी नहीं वहाँ पे बता सकता, आपको मैं कन्विंस नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेल्स और मार्केटिंग की टीम को हम ये कोर्स करवाते हैं ताकि वहाँ पर जाएं, कौन से छोटे मोटे टेक्निकल क्वेश्चंस हों तो वो उनको टैकल कर लें। फिर जाहिर सी बात है जब प्रॉपर कोई आप कह लें डिप्लॉयमेंट होने जाएगी या एसएलए आपकी कंपनी के साथ होने जाएगा तो फिर टेक्निकल टीम उसमें प्रॉपर इन्वॉल्व होती है। तो उसके बाद वो सारी आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी डिस्कशन होती है और फिर प्लान करके तो फिर उसको माइग्रेट किया जाता है क्लाउड में। शेप क्लियर है ये कि बेसिकली फंडामेंटल है किस लिए? जी ठीक है सर। और दूसरा इसमें अगर आप देख रहे हैं एज्योर विजुअल डेस्कटॉप है और एज्योर हम्म, एज्योर डेवऑप्स इंजीनियरिंग है, दोनों एजी 104 के नाम से हैं। नहीं नहीं, ये 104 के नाम से नहीं है। अगर आप देख लें ना एज्योर विजुअल डेस्कटॉप में ये और इसका 140 कोड है एज्योर विजुअल डेस्कटॉप का। ऑप्शनल में देखें, ऑप्शनल में 104 जो है नहीं एज्योर नहीं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर। ये यहाँ पे देखें ना, ये जो है ना ये कोर्स कोड जा रहे हैं 104 एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद 140 लिखा हुआ कोड। 104 नहीं है, ये सेम कोड नहीं है, ये वर्चुअल डेस्कटॉप है।
हम अभी अभी आप जो कोर्स आउटलाइन देंगे वो किस कोर्स की है? हमने 104 पढ़ना है। सर अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना, 104 अगर आप देख रहे हैं तो वर्चुअल डेस्कटॉप में भी 104 आ रहा है और डेवऑप्स में भी 104 आ रहा है ना। वो सॉरी, थोड़ी 1 मिनट में आपको गाइड करता हूँ इसका। बेसिकली ये देखें, हर जगह इस पे सबसे पहले 900 को देख लें, हर जगह जी क्या ठीक है, लिखा हुआ है। वो ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि वो नहीं, जो है। आप अंडरस्टैंडिंग कर पाए, मैं आपको वही गाइड करने लगा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ। वन ऑफ अपना 900 में हर कोर्स के आगे क्या लिखा है, इसका ऑप्शनल 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 ऑप्शनल। इसका मतलब है कि अगर आपने ये कोर्स करना है 120, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसका फंडामेंटल कोर्स करें, आप डायरेक्ट ये कोर्स कर सकते हैं। क्लियर? इधर भी यही पोजीशन है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 104 करेंगे अगर आपने वर्चुअल डेस्कटॉप करना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 104 करें या 900 करें। आप डायरेक्ट 140 या वर्चुअल डेस्कटॉप का कोर्स कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये सारे इसी तरह से लिखे हुए हैं इन्होंने, जितने भी इसमें आपके सामने कोर्स कोड आ रहे हैं। उसका मकसद ये, इन्होंने एक आप कह लें इस तरह से पाइपलाइन से डिज़ाइन की हुई होती है अपने सारे कोर्सेज के लिए, जिसमें वो आपको ये बताते हैं कि जी ये कोर्स है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये कोर्स करेंगे तो उसके बाद आपने 140 करना है, आप डायरेक्ट भी 140 कर सकते हैं। जी, कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है? जी ठीक है, बिल्कुल सही है जी। ठीक है। तो ये इसका मतलब ऑप्शनल का ये नहीं है कि आप ये आपने ये कोर्स नहीं करना है तो, या इसके लिए उन्होंने ऑप्शनल लिखा हुआ है कि 140 पे अगर आपने जाना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 104 करेंगे फिर 140 पे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं आपको। ठीक है। अच्छा, अब शोएब, आपका एक और जो क्वेश्चन था यहाँ पर, कि बेसिकली आप ये पूछ रहे थे इसका इन ट्यून के हवाले से। तो यहाँ पर ये देखें, ये लेवल डिज़ाइन किए हुए इन्होंने। ये माइक्रोसॉफ्ट 365 की कंप्लीट फैमिली है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने सारा यहाँ पे डिज़ाइन करके आपको दिखाया हुआ है कि बेसिकली अगर आपने इन ट्यून का करना है तो इन ट्यून का जो अब न्यू नेम है वो मॉडर्न डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर इसका कोर्स नेम है, और कोर्स कोड इसमें टू डिफरेंट है, MD100 और MD101। MD100 में आप विंडोज़ 10 और लेटर सारी स्टडी करते हैं। जो सेकंड इसका एग्ज़ाम होता है वो ये होता है इसका मॉडर्न डेस्कटॉप का, जिसमें कंप्लीट पढ़ाया जाता है। सिर्फ ये जो आपका MD101 है, ये 50 से 60 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, और ये कंप्लीट एक कोर्स है। तो इसमें अपनी वो जो आप पहले बात कर रहे थे कि ये क्या है कि इसका एक छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट नहीं है, ये कंप्लीट आपका एक प्रोग्राम है। ठीक है। इन ट्यून के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो बेसिकली इन ट्यून है क्या। लेट से अगर हम बात करते हैं आजकल, जैसे अगर 2 साल पीछे हम जाएं तो यहाँ पे बेसिकली हमारे लॉकडाउन लग गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम सारे क्या हो गए थे, घर में मैसूर हो गए थे, अपने अपने घरों में रह गए थे हम। ठीक है ना। तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होना शुरू हुई कि अगर आपके ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशंस चल रही हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को घर पर कैसे प्रोवाइड करनी है, वो घर पर कैसे काम करेंगे। ठीक है ना। शुएब, आप मुझे बताइएगा कि जैसे आप डाटा सेंटर में काम कर रहे हैं, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को, जो आपके इन हाउस एप्लीकेशन चल रही है जो कि सिर्फ सिर्फ आपके ऑन प्रेमिसेस रिक्वायर कह लें कि आप यूज़ कर रहे हैं, आपने ऑन इंटरनेट नहीं दी हुई। ठीक है। तो जब आपने उनको इंटरनेट पे उसको प्रोवाइड करना है तो कैसे करेंगे प्रोवाइड, उसके घर सर में एक सिर्फ उसको एक्सेस देनी है। जी एक ऑप्शन तो वीपीएन का है सर, हम उसको वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन उसका डेवलप कर देंगे अपने ऑफिस के किसी भी सर्वर के साथ, तो उसके बाद वो लैन के थ्रू वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है। और उसका क्या वे हो सकता है?
मतलब कोई सेकंड वे? जी सेकंड वे यही है सर कि फिर MDM है हमारे पास, मतलब मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है फिर। ये तो अब आई है ना मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें। एप्लीकेशन पब्लिश कर देंगे। आपको कंपनी नहीं इजाज़त देती एप्लीकेशन पब्लिश करने की वो देन? तो इंटरनेट। हम दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम वही RDP सेशंस दे देंगे, लेकिन उसके लिए भी अगेन VPN ही जी टेक्नोलॉजी है। VPN ही आ जाता है ना मेन। जी, VPN ही आ जाता है। अब बात ये है, जैसे लॉकडाउन लगा था तो आपको तो वो उन्होंने ऑफिस जाने की तो इजाज़त ही नहीं दी थी, फिर आपने कैसे जाके वहाँ पे अपने उसको एक्सेस करना था नेटवर्क को, और किस तरह से आपने VPNs क्रिएट करके अपने स्पेसिफिक यूजर्स को प्रोवाइड करना था? सर अगेन हमारा यही सिनेरियो था कि हमने VPNs क्रिएट किए थे स्पेसिफिक यूजर प्रिविलेजेस के साथ, जी और जी, वो नॉर्मली ऐसे ही करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में। जी ऐसे ठीक ही है। कह और रहे हैं आप। हमारी चूंकि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस थी तो हमने एप्लीकेशन बेस प्रिविलेजेस दिए थे, तो हमारा तो हम्म। यही सिनेरियो था सर। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं उसमें। एक तो है सिंपल, आप VPN क्रिएट कर लेते हैं साइट टू साइट, ठीक है ना। उसमें आप एक्सेस दे देते हैं जो भी आपने उस पर क्रेडेंशियल्स लगाने हैं उसकी बेस पे, किसी एक एप्लीकेशन की देनी है, मल्टीपल एप्लीकेशंस की देनी है एक्सेस, तो अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो आप उसको वो सारा यूज़ कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। जनाब थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि हम है ना, जैसे ये आप एज्यूर की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम उसको वर्चुअली कोई टेनेंट के ऊपर है ना मशीन को अपलोड कर दें, जिससे कंपनी का यूजर एक्सेस कर सकता है। जिस तरीके से जैसे ये एज्यूर आगे जाके इस तरीके से हमें बताएगा कि हम उसकी सर्विसेज वगैरह लेके अपनी मशीन वहाँ पे इंटरनेट पे होस्ट कर सकते हैं पूरा। नहीं, वो तो बात की बात है ना, अभी आपके फिजिकल इंफ्रा की बात हो रही थी। देखिए अभी अभी मैंने फिजिकल क्लाउड की डिस्कशन नहीं की, मैंने कहा फिजिकल इंफ्रा में हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। देखिए फिजिकल इंफ्रा में तो अभी जो दो ही ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरीके से शिव भाई ने बताया कि हम VPN के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है ना, या फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि वेब के ऊपर उसको पब्लिश कर दें कि वो इंटरनेट के थ्रू आके वो यूज कर लें। लेकिन कंपनी अगर आपको नहीं अलाउ करती कि ये हमने इंटरनेट पे नहीं एप्लीकेशन पब्लिश करनी, देन फिर आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन रह जाएगा ना, VPN का। जी बिल्कुल। इट मीन्स कि आपके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं अगर हम फिजिकल इंफ्रा की बात करें। जी जनाब। ऐसे हेलो ही है। हेलो जी उमर। सर इसमें एक ये ऑप्शन भी हो सकता है ना कि उसमें SSL जो है वेबसाइट के थ्रू सर्टिफिकेट उसको इशू करवाया जाए और डायरेक्ट जो है वो जो क्लाइंटलेस VPN है उसके थ्रू उसको एक्सेस करवाया जाए। वो उसमें जो भी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डायरेक्टरी वहाँ से उसको यूज़ करवाएं, उसको सर्टिफिकेट अथॉरिटी किसी भी जगह से लेके उसको वो उसमें पास करवाएं और उसको एक्सेस दे दें क्लाइंटलेस SSL VPN के थ्रू। जी, फिजिकल इंफ्रा की बात हो रही है उमर। फिजिकल में हम कौन कौन सा वे यूज़ करते हुए एक्सेस दे सकते हैं? आप क्लाउड की सारी बात कर रहे हैं। बेसिकली इसमें इस ट्रेनिंग में हमारा फिजिकल भी है या क्लाउड भी इसमें इंक्लूड है? नहीं, इसमें इसमें सारा क्लाउड है, एज्योर क्लाउड हमने इसमें सारा पढ़ना है। अभी एक ओके एक जनरल सी डिस्कशन हो रही है, उसमें पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली आप फिजिकल इंफ्रा में कैसे वर्किंग कर रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्लाउड में किस तरह से वर्किंग होती है। ठीक है। ओके राइट और वो जो उमर भाई बात ठीक है। कर रहे हैं वो फिजिकल में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए अगेन हमें वो पब्लिश करनी पड़ेगी, हाँ जी, और पब्लिश पब्लिश की करना। इजाजत नहीं है। जी, पब्लिश वही मैंने कहा कि कंपनी नहीं अलाउ करती कि आपने एग्जैक्टली पब्लिश उसमें करना। हाँ, क्योंकि वो दूसरी कंपनी के वो सर्टिफिकेट उसमें इशू करवाने पड़ेंगे ना, तो उनमें भी कहीं ना कहीं वो कंपनी के रिसोर्सेज हम बाहर दे रहे हैं, पॉसिबल ही है। एग्जैक्टली आपके कंपनी रिसोर्सेज कंप्रोमाइज होंगे। हम्म, तो इन नटशेल कम फिजिकल में हमारे पास इस वक्त VPN के अलावा
मेरा नहीं ख्याल को सेकंड नहीं, सोल्यूशन। हाँ जी, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है आपके पास। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले और भी देता हूँ, अगर आप लोग माइंड ना करें, इसमें एससीसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली एससीसीएम प्रोडक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट की 2003 में मार्केट में आई थी। 2003 में इन्होंने अपना पहला एससीसीएम सर्वर लॉन्च किया था जो एसएमएस के नाम से था। ठीक है, सर्विसेज मैनेजर सर्वर के नाम से ही आया था। फिर 2008 में उन्होंने इसका नाम एससीसीएम कर दिया था, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ये बेसिकली उन्होंने बनाया था आपकी एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, इसका मकसद क्या था बनाने का? अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, जैसे अमेजोन की अगर हम बात करें या अली बाबा की हम बात करें, ये बड़ी कंपनियों में से हैं। ठीक है ना? तो इट मीन्स के जो बड़ी कंपनी है उसके मल्टीपल सिटीज़ में ऑफिस हैं, मल्टीपल कंपनी कंट्रीज में उनके ऑफिसेज ओपन है। ठीक है ना? जब सिटी टू सिटी आपके एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, कंट्री टू कंट्री आपके एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, लेट से अगर मैं कहता हूँ, जैसे मैंने अमेजोन की बात की, तो उनके मोर देन 10 मिलियन आप कह लें कि उनके एम्प्लॉयज हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है ना? जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी कि जिसमें मोर देन 10 मिलियन उनके एम्प्लॉयज होंगे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, उनको आपने अगर एक जगह से बैठकर मैनेज करना है तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है, तो उसमें अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को अपनी एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना, उनको इंस्टॉलेशन करके देना हार्डवेयर पे, सारी चीज़ें एक बड़ा हेक्टिक टास्क होता है। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको जाहिर सी बात है बहुत बड़ी आईटी टीम की भी रिक्वायरमेंट है जो इतने बड़े आपके इंफ्रा को लेकर चलेगी। उसमें आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं और सब कुछ है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने 2003 में ही ये लॉन्च कर दिया था सर्वर। तो प्रॉपर जो इसका ये एससीसीएम उन्होंने नाम दिया था वो दिया था 2008 में। और फिर आप कह लें 2020 में जाकर इन्होंने इसका नाम एमईसीएम कर दिया था। ठीक है, तो पहले इसका 2008 से 2020 तक इसका नाम एससीसीएम आया, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और 2020 में उन्होंने इसका नाम कर दिया एमईसीएम, माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसमें आप करते क्या है, सारे काम आप कर सकते थे कि आपके एक एंटरप्राइज लेवल का आपने नेटवर्क डिज़ाइन करना है, इंफ्रा डिज़ाइन करना है, तो उसमें आप एससीसीएम सर्वर्स की डिप्लॉयमेंट करते थे। उसके थ्रू आप अपने जितने भी चीज़ें हैं, या आप कह लें आपके कंप्यूटर्स हो गए, यूज़र्स हो गए, उनकी मैनेजमेंट होगी, आपकी एप्लीकेशंस की मैनेजमेंट होगी, वो सारी की सारी कर सकते थे। ठीक है, एक बड़े लेवल पे। तो इसमें इवन के जैसे अगर आप लोगों ने काम किया हुआ WDS पे, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, काम किया हुआ किसी ने इस पे, किसी के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा हो WDS? जी मैंने किया, डायमंड की गुड भी है, थी 10 एंड विंडोज 11। गुड है। उसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली डिफरेंट इमेजेस आप अपने क्रिएट करके रख लेते हैं। तो ओवर द लैन आप अपने किसी भी हार्डवेयर पर वहाँ से विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कर देते हैं। अगर आपने उसको कस्टमाइज़ किया हुआ है, उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस भी रखी हुई हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली उस पर इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, या आप इसके खुद से इमेजेस कस्टमाइज़ करके रखते हैं उसमें। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, एक तो आप अगर हम बात करें एससीसीएम की, तो इसमें आप यूज़र्स की मैनेजमेंट कर रहे होते थे। सेकेंडली आप इसमें अपने कंप्यूटर्स की मैनेजमेंट कर रहे होते थे। ठीक है, थर्ड आप इसमें इसी तरह से आप
अपने डिफरेंट इमेजेस बना कर रख लेते हैं और उसके थ्रू आप उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम आप बाय यूजिंग सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये सारे की सारी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते थे। इसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत बड़ी प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की। तो अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड की, तो वो भी सारे का सारा आपका इसी पे चल रहा है। बैक एंड पर आपके पास SCCM है, ठीक है, और SCCM के साथ साथ जो आप इसमें डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, माशाल्लाह आप लोगों ने पहले भी काम किया हुआ है इस पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे, तो वहाँ पर आप उसमें डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जो आपकी वर्चुअल मशीन इसमें क्रिएट होकर आपके सामने आ रही होती है, वो जो इनकी प्रोडक्ट है हाइपर वी, बाय यूजिंग हाइपर वी वो आपको आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट करके आपको दिखाता है, जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे। ठीक है, तो बेसिकली बैकएंड पे ये चीज़ें चल रही होती हैं इसमें। तो पूरे का पूरा इंफ्रा उन्होंने जो खड़ा किया हुआ है अपने एज्योर क्लाउड का, वो सारे का सारा SCCM पे खड़ा किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपकी सारी फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, फिर बाकी मैनेजमेंट है, फिर इसमें अब जैसे जैसे इन्हेंसमेंट होती गई, रिक्वायरमेंट आती गई इन लोगों के सामने, इनके सामने एक रिक्वायरमेंट ये भी आई कि जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि मुझे सोल्यूशन दें आप, कि आपने अगर अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर वे में यूज़र्स को प्रोवाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें फिर वो आपको ऑप्शन देता है, आपको कोई VPN क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो यूज़र आपने क्रिएट किया हुआ है, इन हाउस आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपके एक्टिव डायरेक्टरी में अपने यूज़र्स क्रिएट किए हुए हैं, बाय यूजिंग दैट यूज़र आप सिंपली अपनी एप्लीकेशन को किसी भी अपना कह लें आपने अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है घर में, वो इंटरनेट से कनेक्ट किया और आप अपने जो भी आपके ऑफिस के क्रेडेंशियल्स हैं जिससे आप उसमें लॉगिन करके काम करते हैं इन हाउस, ठीक है ना, वैसे ही आपके वो जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आपका आपके एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट होगा, बेसिकली जो आपके ऑफिस में यूज़ हो रही होती है। तो उसी यूज़र और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। तो इसमें फिर हम इन्होंने आपको ऑप्शन दी हुई थी कि कौन सी आप एप्लीकेशन या कौन सी सर्विस आप बेसिकली इंटरनेट बाय यूजिंग इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो हम उनको बाय यूजिंग इंटरनेट वहाँ पर देते थे, लेकिन वो एक सिक्योर वे में उसके थ्रू आपके अगर आप लोगों ने CA पे काम किया हुआ है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, अगर हम इसकी बात करें सर्टिफिकेट अथॉरिटी की, तो उसमें आपके हम इसमें एक PKI सर्वर जो होता है उसको हम प्रॉपर बिल्डअप करते हैं बाय यूजिंग PKI सर्वर। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो भी ये सर्वर है इससे कनेक्ट करेगा कि भाई ये यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये एक सर्टिफिकेट जनरेट करके उसको असाइन करेगा। ऑटोमेटिकली ये असाइनमेंट होती है सारी, ये आपने एक बार कॉन्फ़िगरेशंस कर दी, आपके लिए क्वाइट इनफ है, फिर आप सुकून से बैठे रहें। इन केस अगर उसमें कोई इशू आता है तो फिर आप देखते हैं। तो वो फिर सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट जो उसको मिलेगा उससे वो उसको मैच करेगा, हाँ जी ये वाकई आपके एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र है या नहीं है। तो उसके बाद वो आपको जो भी इन हाउस आपने उस यूज़र ग्रुप को जो भी परमिशंस दी हुई अकॉर्डिंग टू दैट परमिशन उसको एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक आपके पास वे है, लेकिन इसमें आपका इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो भी सिक्योर वे में, कि आपके वो जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो सिक्योर वे में जाते हैं। आपका जब तक सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच नहीं होगा आपको एक्सेस नहीं होती। ठीक है, इवन कि अगर इन हाउस भी आप बाय यूजिंग इंटरनेट आना चाहेंगे ना, आप बेशक ऑफिस में बैठे हुए हैं और बाय यूजिंग इंटरनेट आप उसको एक्सेस करना चाह रहे होंगे एप्लीकेशन को, तो तब भी आपको PKI सर्वर के थ्रू होकर आना पड़ता है और उसके थ्रू वो आपको सारी एक्सेस देता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से इसमें काम होता है। फिर ये एक जाहिर सी बात है
जब हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसमें मिलियंस में आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो जाहिर सी बात है आपके एम्प्लॉयज़ फील्ड में भी होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिसेज में भी सर, होते हैं। जी तो उमर यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन है जी कि जी यहाँ पूछें। पर ये जो आपने सिनेरियो पूरा हमें डेवलप करके ये जो बताया है, हम्म। बेसिकली इसमें कोई इतना खास डिफरेंस तो मुझे नहीं इतना लगा। जो एसएसएल वीपीएन के थ्रू भी हम करते हैं, उसमें भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी पीकेआई सर्वर में हम हाँ जी, जो है उसके बैकएंड पे भी यही चीज़ यूज़ हो रही यही होती है, बैकएंड पे चल सेम रहा है। चीज़। तो इसमें और उसमें फिर डिफरेंस तो क्या है, कोई ना हुआ, सेम ये चीज़ है ये तो। आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका इन हाउस यूज़ होता था, ठीक है ना। एसएसएल सर्टिफिकेट्स आप यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, क्लाउड में। ये आप अपना खुद का इन हाउस सारा सेटअप बिल्डअप करते थे और उसके आपके थ्रू आप कहने का इस तरह मतलब से काम ये करते लोकल सर्टिफिकेट आप हम जो है उधर खुद जनरेट करते हैं, थे। हाँ जो जी अज्योर में फिर डेवलप जो है उसको पुशअप करते हैं। हाँ जी, ये आप लोकली सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, और अज्योर में भी आप लोकल सर्टिफिकेट जनरेट करके तो वो वहाँ पे उसके थ्रू भी अथेंटिकेट करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वहीं पे जो आपको एज्योर प्रोवाइड कर रहा है आपको एसएसएल सर्टिफिकेट आप उसको यूज़ करें। वहाँ पे भी आप अपने बाय यूजिंग सी अथॉरिटी अपने सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। तो ये सारी की सारी हम इस तरह से मैनेजमेंट करते थे। ये काफ़ी लेंथी मैंने इसकी सारी कह लें जो सेटअप हमने करना होता है, तो कम से कम आपको ये सारा सेटअप करने के लिए जब आप SCCM की फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करने जाते हैं और सेटअप करने जाते हैं, तो आप कह लें आपका कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस करते हुए, इसको सेटअप करते हुए प्रॉपर वे में, कि आपने सारे अपने सर्वर्स प्रॉपरली मैनेज करने हैं। मिनिमम आपके इसमें 4 सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपका डेटाबेस सर्वर आता है, इसमें आपका एक्टिव डायरेक्टरी आता है, इसमें आपका PKI सर्वर आता है, इसमें आपका एक SCCM सर्वर आता है। ये मेन 4 सर्वर्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा भी आप फर्दर ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इन सब की प्रॉपर आप कह लें कॉन्फ़िगरेशन करते हुए सेटअप करते हुए आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज लग जाते हैं। तो जब आपने एक बार उसके प्रॉपर सेटिंग कर लिया, इसको बिल्डअप कर लिया, तो फिर आगे आपके लिए काफ़ी इजी रहता है काम, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की। तो इसी का बेसिकली जो इंट्यून है वो इसका क्लाउड वर्जन है। अब उसने क्या काम किया हुआ है 2018 से, आप कह लें कि जी प्रॉपर उन्होंने इसको दिया था। पहले वो क्या होता था, लेट्स से मैं आपको नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं portal.azure.com पर, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद हम इसमें कनेक्ट करते हैं और उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपके साथ आपके सामने portal.azure.com है। लेकिन एंड पहले स्टार्ट में ये वो यहाँ पर देते थे। 2020 से उन्होंने इसका अलग डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना। उसका उन्होंने नया डैशबोर्ड क्या बनाया था 2020 में, endpoint.microsoft.com। अगर आप इस पर आए तो ये बेसिकली आपका इंट्यून का डैशबोर्ड है, जिसको अब वो एंड पॉइंट मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर। तो यहाँ पर रहते हुए आपने अपनी सारी मैनेजमेंट करनी है। आप अगर ये चाह रहे हैं कि आप यूज़र को उसके मोबाइल पर भी कंपनी के जो भी एक्सेस देना चाह रहे हैं एप्लीकेशंस की इन अ सिक्योर वे, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही काम हो रहा है, आप उनको उनके टैबलेट्स पे पर्सनल मोबाइल फ़ोन पे उनको एक्सेस दे रहे होते हैं कंपनी डाटा की, बट इन अ वेरी सिक्योर वे। सिक्योर, इतना ज़्यादा सिक्योर है ये, अ, उसमें आप ट्राई कीजिएगा, हमारे जो आई टेक नेट्स के यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर देखें, वहाँ पे डेमो पड़ा हुआ होगा इसका इन ट्यून का।
आप लोग ट्राई करें, वो जाके उसको लिसन करें, उसके एंड पे वो सारा मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है कि कितना सिक्योर वे है, वो दिखाया हुआ है करके। कि उसमें बेसिकली क्या होता है, आपके एक फोल्डर क्रिएट होता है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, जब आप ऑथेंटिकेट करते हैं अपने आप को अपने कंपनी पोर्टल के साथ, तो उसके बाद एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है। उस फोल्डर के अंदर जो आपको एक्सेस दी हुई है उन्होंने, जिस एप्लीकेशन की जिस भी चीज़ की, वो आपको मिल जाती है। सिक्योर इतना ज़्यादा है कि अगर आपने लेट से वहाँ पर ईमेल ओपन की है और उसमें से कोई डाटा आप कॉपी करके अपने पर्सनल उसमें लेकर आना चाह रहे हैं फ़ोन में, तो जैसे ही आप उसको मिनिमाइज करेंगे ना, तो आप देखेंगे वो आप अगर उसमें कोई नोट्स ओपन करते हैं अपने मोबाइल में, पर्सनल मोबाइल में, वहाँ पर वो आपको पेस्ट ही नहीं करने देगा डाटे को। कोई भी डाटा आप अपने उस फोल्डर से कॉपी करके अपने मोबाइल में कहीं और नहीं लेकर आ सकते, इतना ज़्यादा इन्होंने सिक्योर दिया हुआ है। ठीक है, प्लस उसमें इतनी ज़्यादा आप सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हैं कि लेट से अगर आपने कोई लेट से एंड्रॉयड डिवाइस, वो आपका टैबलेट है या आपका फ़ोन है, वो कंपनी ने आपको दिया हुआ और वो चाहते हैं सिर्फ सिर्फ एक एप्लीकेशन उस पर चले और कुछ भी ना चले, तो ये सारी आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें डिफरेंट आपको ऑप्शन दिखा रहा है डिवाइसेस की, एप्लीकेशंस की। तो डिवाइसेस में आप ये देखेंगे यहाँ पर आपको ये चारों प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, देख रहे हैं, ये चारों प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। विंडोज़ के आपने कॉन्फ़िगरेशंस अलग से करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपने iOS, iPad OS इनकी अलग से करनी होती है, मैक OS की अलग से करनी होती है, एंड्रॉयड डिवाइसेस की अलग से करनी होती है। किसमें? प्रिंटर में मिट रही है हार्ड। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी आप इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आपको एनरोल डिवाइसेस के बारे में बता रहा है कि अगर आपने देखना हो कौन कौन सी डिवाइसेस एनरोल हैं, तो यहाँ से आप जाएंगे तो जितनी ओवरऑल डिवाइसेस हैं, चाहे वो विंडोज़ हैं, iOS है, मैक OS है, एंड्रॉयड है, वो सारी की सारी दिखा देगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ स्पेसिफिक देखें तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो, अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, विंडोज़ 365, इसकी भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन विंडोज़ प्रोवाइड की हुई है, वेब बेस्ड विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट की, इसको भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये देख रहे हैं आप नीचे पॉलिसीज़ में, वो कंप्लाइंस पॉलिसीज़ देख रहे हैं, कंडीशनल एक्सेस देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, कंडीशनल एक्सेस जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने बताया था शुएब के आप उसमें कंडीशन लगा देंगे कि सिर्फ सिर्फ ये एप्लीकेशन बाय यूजिंग VPN वो यूज़ कर सकता है यूज़र। तो वो बेसिकली यहाँ पर आप काम कहाँ पे जाके करेंगे, कंडीशनल एक्सेस में। ठीक है ना, ये आपको स्क्रिप्ट्स के थ्रू आप इसमें काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की, और बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर हम USA रीजन, UK रीजन, कनाडा रीजन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया रीजन की बात करें, तो यहाँ पे बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये सारी की सारी यहाँ पे हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देखते हैं किस तरह से वो काम होता है। ये पूरी एक प्रोडक्ट है। क्या ये मुमकिन है कि हम इसको MDM को क्लाउड के बिना ही इम्प्लीमेंट कर दें इन हाउस? क्योंकि ये 2020 के बाद जहाँ तक मेरा ख्याल है इन्होंने क्लाउड की शर्त लगा दी है। कुछ ऐसा मुमकिन है कि इन हाउस ये विदाउट क्लाउड पे पब्लिश किए हुए कुछ हो जाए? इन हाउस मैंने आपको बताया ना, आप SCCM को यूज़ करते थे, वो आपको SCCM वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी इन हाउस होती थी सारी, इसी में आप इसी तरह से ऑथेंटिकेट कर रहे थे अपनी डिवाइसेस को। तो जो इंट्यून है वो आपका क्लाउड वर्जन है, समझ और गए? इंट्यून की इंटीग्रेशन भी मेरा ख्याल है एज्योर पोर्टल के अंदर ही है, इसके अलावा तो नहीं इंट्यून। नहीं, अच्छा, इंट्यून इंट्यून। का ये देखें, ठीक ये है मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है, जी, ये एज्योर पोर्टल ओपन है पोर्टल ये है। लेट जी। से मैं यहाँ पे इंट्यून लिखता हूँ ना, अब यहाँ से इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, स्टार्ट में इन्होंने यहीं पे दिया था इंट्यून। मैं इंट्यून पे आता हूँ तो ये देखिएगा मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले करेगा। ये देखें वो मुझे कहाँ ले गया, वहाँ से ऑटोमेटिकली उधर वो लेके चला गया है। मैंने यहाँ पे उसे इंट्यून का बोला है,
उसने न्यू टैब में ओपन किया और मुझे वापस से माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट मैनेजर एडमिन सेंटर पे ले आया है, जो कि मैंने यहाँ पे ही ओपन किया हुआ था। ठीक है, इसके है ही अलग से, बस सिर्फ सिर्फ जो आपने कह लें मैनेजमेंट करनी होती है यूजर्स की, ग्रुप्स की, वो सारी की सारी आप बाय यूजिंग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कर रहे होते हैं। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सब प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन है, जितने भी आप माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ करें, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट 365 है, चाहे वो आपका इंट्यून है, चाहे वो कुछ और भी है, वो सारे की सारी जितनी भी आपकी मैनेजमेंट हो रही थी बाय यूजिंग एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ही हो रही होती है। ठीक है, मतलब कि इन ट्यून जो है अब हम एज्योर पोर्टल से हट के भी इसको एक्सेस भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, एज्योर हाँ जी, पोर्टल का होना जरूरी नहीं है। हाँ जी, ये 2020 से इन्होंने इसका अलग पोर्टल बना दिया था, 2020 से ही ये अलग है, और काफ़ी इन्होंने अपडेट कर दिया हुआ है इसको। वहाँ पे सिर्फ सिर्फ आपको कि नज़र क्या आएगा, लेट से अगर मैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में आपको लेकर आता हूँ, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं सिर्फ सिर्फ आपको ये डिवाइसेस के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कोई डिवाइसेस की हुई है इसमें एनरोल, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। भाई आई थिंक इसमें कोई नहीं होगी, हाँ जी इसमें नहीं है। तो ये बस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट है वो सारी की सारी यहाँ पर है। आपने डिप्लॉयमेंट्स करनी है, एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट्स करनी है अपने एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए आप ऐप्स में आते हैं, यहाँ पर आएंगे और इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किसके लिए करने हैं डिप्लॉयमेंट। अभी ये मुझे नो एक्सेस का कह रहा है क्योंकि मैंने इसका लाइसेंस नहीं एक्टिव किया हुआ। ये लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है, आप फ्री में नहीं इसको यूज़ कर सकते। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे नो एक्सेस का यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर कौन से आपने प्लेटफॉर्म के लिए बेसिकली इसको कह लें कि एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट करनी, विंडोज़ के लिए iOS, मैक ओएस, एंड्रॉयड ओएस, जिस पे भी आपने करनी है उस पर आप जाके तो वहाँ पर इसके रूल क्रिएट कर सकते हैं और उसको उस पर डिप्लाई कर सकते हैं। तो आपके एनवायरनमेंट में जितने भी एंड्रॉयड अपना डिवाइसेस होंगे उन पे ऑटोमेटिकली अगर आप चाह रहे हैं डिप्लाई हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि उनको सिर्फ शो हो जाए, अगर उन्होंने इंस्टॉल करनी हो इंस्टॉल कर दें, तो वो काम भी हो जाता है। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप लेट से आप कोई ओल्डर वर्जन यूज़ करें, लेट से आपकी कंपनी में उन्होंने कहा हुआ कि जी कह लें उसको अपना गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम का आप कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई उसके उसके बाद नया वर्जन आता है वो रिकमेंड हो जाता है आपकी कंपनी में कि जी अब ये यूज़ करना है, पहला यूज़ नहीं करना। तो अगर आप चाहते हैं कि जो ओल्डर वर्जन उस पर इंस्टॉल हुआ हुआ है उसको आप अनइंस्टॉल कर दें, जितने भी आपके पास यूज़र्स हैं तो वो सब पे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल आप कमांड। यहाँ पर सब के सब डिवाइसेस पे वो अनइंस्टॉल हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई नया उसमें इंस्टॉल हो जाए तो वो दूसरा इंस्टॉल भी हो जाएगा उनकी डिवाइसेस पे। सारे काम आप बैठ के यहाँ से सिर्फ आपने रूल्स क्रिएट करने होते हैं, आपने रूल क्रिएट किए हुए उसमें बस उसको बताते जाएं और वो काम होता जाएगा। प्लस उसमें हम ये भी काम कर रहे होते हैं कि लेट से आपके यहाँ पर कोई भी नया यूज़र आता है जो कंपनी में, तो जैसे ही वो अपनी डिवाइस रजिस्टर करे ऑटोमेटिकली जिस भी डिपार्टमेंट का है, वो सेल्स का है, आईटी का है, मार्केटिंग का है, प्रोक्योरमेंट का है, किसी भी डिपार्टमेंट का है, वो यूज़र ऑटोमेटिकली उसी ग्रुप का वो जाके मेंबर बन जाए और उस ग्रुप में जो भी पॉलिसीज उस पर इम्प्लीमेंट है वो उसी यूज़र पर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर। अब मेजर जो जरूरी चीज वो यही है कि आप Present. हमें इस कोर्स में इन ट्यून का कुछ कवर करवाएंगे या इन ट्यून को टच नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, इंट्यून का कोर्स ही अलग है, उसकी आउटलाइन अलग है, उसमें काम बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपका जो एज्योर का जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं ना कोर्स, वैसे तो ऑफिशियली इसका 22 आवर्स का कोर्स है। हमारा जो कोर्स है वो 40+ आवर्स पे जाता है AG104 का। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का जो मैं पढ़ा रहा हूँ 50 से 60 आवर्स का कोर्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। प्रॉपर एक एक चीज़ गाइड करता हूँ, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, डिप्लॉयमेंट्स करके दी हुई उन्हें प्रॉपर इसकी इंट्यून की। ठीक है ना,
तो मैं उनको प्रॉपर गाइड कर रहा होता हूँ कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपने यहाँ पे किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसकी, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें गाइड कर रहा होता हूँ, तो उस हिसाब से ये 50 से 60 आवर्स पे चला जाता है कोर्स। तो इसमें भी यही है काम कि हम जो आपके यूज़ होने वाले सिनेरियोज हैं, जब आप जॉब पर होते हैं वहाँ पर आपके क्या क्या सिनेरियोज चल रहे होते हैं, किस तरह से आपने उनको इम्प्लीमेंट करना होता है बाय यूजिंग एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो सारे के सारे हम सिनेरियोज इसमें कवर करवा रहे होते हैं। तो यही आपका 40+ आवर्स का कोर्स है। 40 से 50 आवर्स का ये माइंड में रखें कि कम से कम इतने पे आपका ये कोर्स जाएगा। सर ब्रीफली अगर आप सिर्फ 5-6 मिनट में हमें अगर बता देना कि बेसिकली इस कोर्स में आप हमें क्या क्या चीजें ऐसी करवाएंगे जो मार्केट और जॉब से रिलेटेड है, क्योंकि कोर्स होता है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई खास जरूरत नहीं होती, तो मार्केट और जॉब से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें हम ज्यादा, अब जिस तरह मैं इन ट्यून में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मेरे इधर ऑफिस में इन ट्यून का बहुत ज्यादा काम है। तो हम्म। मुझे ये था कि मैं ये समझ रहा था कि शायद इन ट्यून वाज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, लेकिन चलें अगर आप नहीं मुझे। नहीं, ये पार्ट नहीं है, जी ये अलग से ठीक कोर्स है। है। ये देखें, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट 365 की फैमिली ओपन की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके कोर्स कोड ही अलग हैं, एमडी से उसके कोर्स कोड स्टार्ट हो रहे हैं, MD 100, MD 101। तो ठीक हो ये गया। सिर्फ सिर्फ मैंने आपको अभी जो ओवरव्यू दिया है वो इसी का दिया है, MD 101 का, जो डन कि हो इस गया। मार्केट की नीड है, बहुत बड़ी नीड है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी आप 104 की थोड़ा सा ब्रीफली हमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें बता दें कि हमें इसमें जी, क्या इसके सीखने है को ना मिलेगा। जो प्रॉपर आउटलाइन है वो इंशाल्लाह हम कल के अपने ना उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पूरी आउटलाइन में डिस्कस करूंगा। और इसमें ये माइंड से निकाल दें कि आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपके लिए नीडफुल है या हेल्पफुल है जॉब के लिए। जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं उन्होंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ने जो यूजलेस होगा, ठीक है ना। उसमें यूजर्स एंड ग्रुप्स हैं, तो उनकी ज़रूरत है, आपको यूजर्स भी आपने क्रिएट करने हैं, ग्रुप्स के थ्रू उनकी मैनेजमेंट करनी है, ठीक है ना। उसमें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने डायरेक्टरीज किस तरह से क्रिएट करनी होती है, क्या काम करने होते हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम थारोली है ना उसमें डिस्कस करेंगे। कल के अपने जो भी हमारा लेक्चर होगा कल का, उसमें हम प्रॉपर उसको डिस्कस करेंगे। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने कितने मॉड्यूल्स आपको बेसिकली प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। और हर मॉड्यूल करना है, इसमें डेटाबेस भी है, इसमें आपकी कंटेनर सर्विस भी आ जाती है। कंटेनर सर्विसेज की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि इसमें अगर आपने बाय यूजिंग डॉकर कंटेनर्स क्रिएट करने हो कैसे करते हैं, बाय यूजर कुबरनेटीज सर्विसेज आपने इसमें जिसको AKS बोलते हैं हम, इसमें एज्योर कुबरनेटीज सर्विसेज, वो भी आपके कोर्स का पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो हम देखेंगे, उसमें नेटवर्क को डिस्कस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हैं, फायरवॉल्स हैं, आपकी मॉनिटरिंग के पोर्शन है, ठीक है ना। तो ये छोटा सा कोर्स नहीं है आपका, बहुत लेंथी कोर्स है। और उसमें ओवरऑल सारी आपकी ना डिस्कशन होगी, वो हम प्रॉपर कल डिस्कशन करेंगे उस पर। इसमें SSO का भी पार्ट है सर, सिंगल जी जी साइन इन का। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक हो गया। दूसरा टाइमिंग के लिहाज से सर मुझे बता दें, वीकेंड है, अगर सारे भाई ये जितने भी हमारे बैठे हुए हैं अगर इनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो टाइम में अगर थोड़ा सा आगे पीछे अगर इसको किया तो। इसमें मुझे एक्चुअली अपना टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों से फिर पूछूंगा कि जो भी फिजिबल रहा, अगर हम थोड़ा पीछे कर सके टाइम को तो फिर हम पीछे कर देंगे टाइम को। पीछे नहीं सर, थोड़ा सा आगे करना चाह रहे हैं। आगे, मैं आगे एक्चुअली मेरी एक और क्लास होती है 2 बजे ना, 2 से 4 मेरी क्लास चलती है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर जी उनसे मैं डिस्कशन करनी पड़ेगी कि अगर वो पहले आ जाएं आप बाद में चले जाएं। जी मैं 2 से 4 चाह रहा था टाइमिंग, अगर हम्म। बाकी भाइयों को भी ये अगर फिजिबल है तो सारी बात है, वो सारों की फिजिबिलिटी देख के ही हाँ डिसाइड जी, किया वो तो जाएगा, ज़ाहिर है आपकी भी म्यूचुअल फिजिबिलिटी बाकी अंडरस्टैंडिंग से। सब स्टूडेंट्स की भी जी है हम्म। अगर तो। क्योंकि थोड़ा सा मुझे मेरी जॉब टाइमिंग के लिहाज से थोड़ा सा 12 to 2 जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सही नहीं, वो तो हम जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपना टाइम चेंज कर जी लेंगे।
ठीक हो गया, डन हो गया सर। ठीक है ना। बाकी अभी तो मैंने आपको बताया मेरी एक 2 से 4 क्लास चलती है, तो फिर उनको ये होगा कि मैं कह के पीछे ले आऊँगा कि आप 12 से 2 ले लें। इस तरह I से ना have हम no अपना वो मैनेज कर देंगे। I have no issue from 12 to 4 p.m. ओके बिलाल जी, कोई आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी है इंट्यून के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी सर। जी बिल्कुल सर। गुड है। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक जो भी हमने अभी तक डिस्कशन की है? जनाब आपका कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा अगर कुछ इस पे मजीद तफसीली मालूम करना हो, क्योंकि ये होता है कि ग्रुप क्लास के अंदर ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनके जो थोड़ा सा डीप डाइव होते हैं और दूसरों के लिए इरेलीवेंट होते हैं। उसके लिए ना आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लिएगा, आपके पास नंबर होगा मैनेजमेंट का। सर आप मैनेजमेंट का नंबर भी शेयर कर दें। अच्छा जी, मैंने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो कहेंगे अगर मुझे इसका कोर्स आउटलाइन मिल जाए। जी जी वो आप ना ये मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ मैनेजमेंट का, आप लोगों को मैसेज में मिल गया होगा नंबर, तो इन्हें आप कह दें, व्हाट्सएप कर दें इन्हें, तो ये आपको जो भी आपको रिक्वायर्ड है चीज़ें वो आप इनसे पूछ सकते हैं। जी हबीबुर रहमान। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि ये कोर्स कितने मंथ्स तक जाएगा, यानी कितने टाइम इसमें लगेगा? जी इंशाल्लाह आपका 2 मंथ में कोर्स कवर होगा, और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका ये 2 घंटे का सेशन हो, ये इससे जी लंबा भी सेशन हो सकता है। सर, और ये सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर इसके हवाले से सर, क्योंकि मैं ये साइबर हम्म सिक्योरिटी तरफ इंटरेस्टेड हूँ, तो इसमें कुछ हम्म काम वगैरह हो सकते हैं इसमें? सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर ये AZ-500 इनका कोर्स है, और ये जी सर। सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है इनका, और इसकी भी काफ़ी डिमांड रेज हो रही है। इवन के सही गल्फ साइड पे भी आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, UK साइड पे भी इसकी डिमांड है। AZ ये MS-500 का ना, जी सर। तो इसके लिए ना आप मैनेजमेंट से बस कंफर्म कर लें अगर आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं। सही सर, सर ठीक इसमें मैं भी एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कि लैब या प्रैक्टिकली सिनेरियो बेस्ड वो हम इसमें करेंगे, सिनेरियो बेस्ड जो होते हैं हमारे, मतलब लैब इम्प्लीमेंटेशन काम वगैरह। जी ये सारा कोर्स आपका ना मोर देन 90% प्रैक्टिकल। लैब बेस है, मोर देन 90% आपका लैब बेस है। जो भी काम करेंगे हमने यूज़र क्रिएट करना है, उसके लिए हम उसकी प्रॉपर लैब करेंगे कैसे करना है, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करने हैं, ग्रुप्स में यूज़र्स को कैसे लेकर जाना है, ठीक है ना। उसमें कोई पॉलिसीज़ लगानी है यूज़र्स पे, जैसे हम नॉर्मली अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में बाय यूजिंग GPO पॉलिसीज़ लगा रहे होते हैं, इसमें वो लगानी। फिर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में आपने अपनी डायरेक्टरीज किस तरह से क्रिएट करनी है, उसमें किस तरह से काम करना है, अपने नेटवर्क कैसे डिज़ाइन करने हैं, फायरवॉल की कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है आपने, वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट करनी है, सर ईच एंड एवरीथिंग आपका प्रैक्टिकल ही है। सर एक एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन की ये आया मेरे माइंड में कि देखें ये सारा काम तो हम मतलब के वो सर्वर 2016 से भी कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है उसमें एक्टिव डायरेक्टरी को ही हम मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखें ना हम सर्वर 2016 के थ्रू भी तो एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर रहे होते हैं इन हाउस, तो जब आप क्लाउड पे जाएंगे तब वहाँ पर आप कैसे मैनेज करेंगे? तब हम मतलब एज्योर के थ्रू ही मैनेज करेंगे ना। जी एग्जैक्टली और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे जहाँ पे हमारे विजिट हुए हैं, तो वहाँ पे हमने ये भी देखा है कि बजाय बाय यूजिंग वो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी अपने यूजर्स को मैनेज करें, वहाँ पे उन्होंने एक वर्चुअल मशीन बना के तो उसके अंदर अपनी एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट की हुई थी, तो उसको यूज़ किया हुआ था, जो कि टोटली रॉन्ग वे है। ठीक है, ठीक हो गया, आप ठीक। वहाँ पर अपनी ही कंपनी की रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी आपका नाम है, जैसे itechnets.com, इसको आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और इसी के थ्रू अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को चला सकते हैं। आपका जो भी यूज़र बनेगा
bilal@itechnets.com का ही बनेगा, ना कि bilal@onmicrosoft.com। तो ये सारे काम हमने करने हैं कि ये बेसिकली किस तरह से होता है, इसकी प्रॉपर लैब हम करके देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जी तो ठीक तो सर। इसमें सॉरी, सॉरी इसमें एडी कैसे कनेक्ट क्या पे भी कह हम रहे हैं? काम करेंगे हाइब्रिड पे। ये तो हाइब्रिड हो जी जाएगा जी। ना, अगर हम इसको हाँ जी फिजिकल सर्विस क्लाउड पे करते हैं तो जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और छोटा सा कंफ्यूजन थी इसमें। ये जो जब हम हाइब्रिड कर रहे होते हैं, एक फिजिकल हमारे पास एक सर्वर पड़ा हुआ है, उसको एडी नेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्लाउड बेस भी चलता रहता है और वो सिंक भी हो जाता है आपस में। अगर हम जी फिजिकल सर्वर पे कुछ बनाते हैं यूजर, और वो ऑटोमेटिकली Azure पे भी चला जाता है, और फिर हम इसके साथ ऑफिस 365 को भी कनेक्ट करवा देते हैं। अगर जी। हम ऑफिस 365 पे यूजर बनाना तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ सिंक कर देगा। नहीं, आपके फिजिकल पे जितने भी यूजर्स होते हैं वो तो क्लाउड पे सिंक कर जाते हैं, क्लाउड वाले कभी आपके उधर नहीं आएंगे। ठीक है। जी, और ये अच्छा, ऑटोमेटिकली सिंकिंग नहीं होती, आपको खुद सिंकिंग करनी पड़ती है। ठीक है सर, इसमें ऑफिस 365 ही तो हमें लेना पड़ता है ना, फिर ऑफिस 365 को जियो के साथ भी तो सिंक करवाना पड़ेगा हमें, या ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा? ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट नहीं, की ही वो फैमिली। आप चाहे इंट्यून में यूजर्स बनाएं, आप चाहे ऑफिस 365 में यूजर्स बनाएं, इन दोनों में कहीं पे भी यूजर बनाएंगे, उनके साथ ऑटोमेटिकली एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी अटैच होती है। ठीक है ना? आप वहाँ पे सिंगल आईडी यूज ठीक है। कर रहे होते हैं, जो जिसको आप लॉग इन कर सकते हैं अपने एज्योर पोर्टल के साथ भी, उसी को आप अपने इंट्यून एंड पॉइंट मैनेजर के साथ लॉग इन कर सकते हैं, उसी को ऑफिस 365 के साथ लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है ना? सबके पीछे एक ही एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज हो रही है, आपको यहाँ पर कोई सिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस 365 में यूजर बनाएंगे ऑटोमेटिकली, वो आपका एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में शो हो जाएगा। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको एक्सचेंज ऑनलाइन या किसी भी वहाँ पर एप्लीकेशन की एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो उसको आप सिंपली चाहे वहीं से सर्टिफिकेट असाइन करें एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में रहते हुए, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से कर दें, कहीं से भी आप उसको लाइसेंस इशू करना है बस, और कोई काम नहीं करना। और उसमें बस हमने वो बता देना होता है कि कौन कौन से हमने उसको एक्सेस देनी है। ठीक है सिंपल। सर, अगर हमारा हम फिजिकल सर्वर को बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं, तो वो अज्योर से हम टोटली शिफ्ट कर देते हैं, तो उसके बाद हमने जो डोमेन ज्वाइन करने का जो एक हमारा एक सिनेरियो होता है, तो उसमें डोमेन ज्वाइन का डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, वो ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है। जब आपने देखा होगा, अगर आप विंडोज 10 या 11 यूज़ कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देता है कि आपने आपकी लोकल डोमेन के साथ ज्वाइन करना है या एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ज्वाइन करना है। तो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी चूज करेंगे तो आप अपने यूज़र से भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसकी लैब है, हमने करनी है इस कोर्स में। ठीक है, ठीक है। सर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मुझे ज़रा ये बताएं कि जो है इंडस्ट्री में इसका जो कंप्लीट पैकेज है Azure का, क्योंकि इसमें हम्म। आपने बताया ना सिक्योरिटी का अलग से है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट का अलग से है, और अभी जो आप करवाएंगे वो वर्चुअल डेस्कटॉप है, तो इन तीनों वर्चुअल का ज़रा ना डेस्कटॉप थोड़ा। नहीं है, ये एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है। चाहिए Azure एडमिनिस्ट्रेटर, जी, तो ये जो AZ-104। है उनका ये सर प्री रेक्विजिट है वो सिक्योरिटी का, और वो उनका सोल्यूशन आर्किटेक्ट का। नहीं, प्री रिक्विजिट नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ऐसे इनका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है किसी भी कोर्स का। ठीक है, तो उनमें मतलब ये है कि आप वो भी करवाते हैं सर इसके साथ साथ? हाँ, ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं हम लोग यहाँ iTechNets में। तो इनमें से कुछ कोर्सेज हैं जो मैं करवा रहा हूँ, सारे तो नहीं मैं करवा रहा। इसमें जो आपके सामने स्लाइड है, इसमें ये मैसेजिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भी बेसिकली आपका ऑफिस 365 से रिलेट करता है। तो इसमें सारी इसकी है ना मैनेजमेंट है, इसमें सारे रूल्स हम क्रिएट करते हैं, उसके हिसाब से हम जो हमारी एक्सचेंज है या ईमेल है उसको हम इसमें मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये मैं कराता हूँ, ये MD-100 कराता हूँ, MD-11 कराता हूँ, MS-100 कराता हूँ, MS-11 कराता हूँ। ये वाले कोर्सेज मैं करवा रहा हूँ। बाकी सिक्योरिटी का ये मेरा नहीं है कोर्स, ये मेरे से रिलेट नहीं करता। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 900 सबके आगे लिखा हुआ है और ऑप्शनल लिखा हुआ है। आपकी मर्जी है कि ये करें, नहीं मर्जी ना करें, इसकी आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपली
सेल्स मार्केटिंग की टीम में तो ये कर लें, अदरवाइज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो थ्योरी आपने यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है थ्योरी पढ़ने में, वो थ्योरी आपको उस कोर्स में पता चल जाएगी और साथ आपकी उसकी लैब्स भी हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसमें जी सर हाइब्रिड हाइब्रिड एक्टिव डायरेक्टरी की लैब्स हैं? जी, हम इसमें पूरा सिनेरियो डिज़ाइन करेंगे और हाइब्रिड का करेंगे, उसमें हम काफ़ी सारे अपने टॉपिक्स कवर करेंगे एक ही लैब के अंदर। जी डन हो। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, हम इसमें दो सर्टिफिकेशन कवर कर रहे हैं, एक 104 एक 900। 900 तो ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाता है, उसमें तो सिर्फ थ्योरी होती है ना कि कौन कौन सी सर्विस है और वो क्या काम करती है सर्विस, तो वो तो आप कह लें कि ऑटोमेटिकली उसमें ना कवर हो जाती है। अच्छा, इसके साथ हम ऑफिस 365 को भी सिंक कर सकते हैं जोर में, इसमें ये है ना कोर्स में हमारे? नहीं, ऑफिस 365 कोर्स में नहीं है, उसका कोर्स अलग है। Azure एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड आप लोगों को ज़रूरत है थोड़ा सा, आप लोग ना इसका एक्चुअली इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम किया हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। माइक्रोसॉफ्ट ने लाइसेंस एक ही है, वो आप चाहे Azure में यूज़ करें, चाहे एंड पॉइंट मैनेजर में यूज़ करें जिसको मैं इंट्यून बोल रहा हूँ, चाहे आप उसको ऑफिस 365 में यूज़ करें, ठीक है ना। लाइसेंस एक ही है, लाइसेंस एक है तो इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी सिंकिंग हो रही होती है। बिल्कुल सर, बेसिकली एक्चुअली मैं ये यूज कर रहा हूँ ऑफिस 365 में, पास एडमिन पैनल है, तो मैं इसमें देखता हूँ जब मैं एजोर के ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पर वो कहता है ये चीज़ें आप जो है ना अननेसेसरी आप इसे परचेज करें, ठीक है, वो सर्विसेज नहीं देता, तो आपने लाइसेंस कौन तो से वाला हमने लिया हुआ लाइसेंस लिया हुआ है? इसमें यह है कि मैं आपको जो इनके सारे लाइसेंस की टाइप्स हैं वो मैं बता दूंगा, जो कि है। जी जी। नॉर्मली हम क्योंकि वो Azure 104 का पार्ट नहीं है लाइसेंस की डिस्कशन, क्योंकि उसमें लाइसेंस पे बात होती ही नहीं है। लाइसेंस पे बात होती है इसमें MD 101 में, ठीक है। और बेसिकली हम लोग जब किसी न्यू मतलब कहीं पर भी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह से क्लाउड सर्विसेज नहीं चल रही, तो ऑब्वियसली हम लोगों का ही बनता है कि हम उन लोगों को गाइड करें ऑर्गेनाइजेशन को कि आप Azure पे जाएं या क्लाउड पे जाएं, वो ज़रा बेस्ट और प्रेफर मतलब लाइक हम्म, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए बताने के लिए ताकि हम उनको गाइड कर सकें अच्छे से। अगर हम ही नहीं गाइड कर पाएंगे तो फिर वो कहेंगे फिजिकल भी चलते रहो, बस ठीक है चल रहा था। जाहिर सी बात है। एक्सचेंज है, एक्सचेंज के लिए आपको पता है कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्सचेंज सर्वर को संभालना, अगर फिजिकल लगा लें तो उसमें एरर्स आ रहे होते हैं, फिर उनको ढूंढना पड़ता है। अब माइक्रोसॉफ्ट पे तो हमने एक्सचेंज का लाइसेंस लिया हुआ, तो उसमें यूजर्स क्रिएट करनी है, उसके बाद लाइसेंस अचीव करना है, उसके बाद एप्लीकेशन करनी है, दैट्स इट। हाँ जी, क्लाउड उसके बेस्ड है तो अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो आपको इसमें जो ये ईमेल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको हम एक्सचेंज ऑनलाइन बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 जी में, जी जी तो इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और वेरी इजी टू बिल्कुल यूज़ है। बिल्कुल। ऐसे एलिस बनाने में सबसे ज़्यादा तो एलिस स्क्रिप्टिंग के साथ बना लेते हैं, हाँ यूजर के जी, एक्सपर्ट फिर होते हैं, आपकी जो तो एक्सचेंज की मेंटेनेंस है वो भी जान छूट जाती है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। फिर ये ऑटोमेटिकली सिक्योर भी है, आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप बैठ के इसकी सिक्योरिटी मेजर्स चेक कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे। तो ये बेसिकली ये है लाइसेंसिंग टोटल जो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी की सारी है ना, हम डिस्कशन करते हैं इसमें इंट्यून में ही, ये मैंने इंट्यून की बेसिकली स्लाइड्स खोली हुई हैं। तो ये मैं आपको ना इसको गो थ्रू करवा दूंगा कि सारे लाइसेंस हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, इसमें क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन सा आपने कब लेना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कोई एक ले लेना लाइसेंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये ज़रूरी नहीं है, आप मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको पर यूज़र के हिसाब से इस पर कॉस्ट चार्ज हो रही थी, जो भी आपने लाइसेंस लेना है, जितने यूज़र्स को वो असाइन कर देंगे उतने यूज़र की आपको कॉस्ट पड़ेगी, सिंपल। तो ये मैं आपको सर प्रॉपर इसमें गाइड कर दूंगा। मल्टी लाइसेंस जी आप यूज़ कर सकते हैं विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये मैं सारा ना गाइड कर दूंगा आपको, इसका आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा सारा, तो उसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जी, किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर हम
प्रॉपर उस पर डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारी कोर्स आउटलाइन है AG104 की। अच्छा सर, इसमें दोबारा हमें मैसेज आएगा जिस पे लिंक हमारे साथ शेयर किया जाएगा, या लाइक टाइम पे हम लोगों ने लॉगिन होना है इस लिंक के थ्रू? नहीं, न्यू न्यू लिंक आएगा आपको, मैसेज आ जाएगा, लिंक ईमेल भी आ जाएगा आपको, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा और डायरेक्ट मैसेज भी आ जाएगा। मुझे तो मैसेज गया है नंबर पे, मुझे व्हाट्सएप वगैरह नहीं आया। सही सही, ठीक है, आपको फिर वो डायरेक्ट मैसेज मिल जाएगा जैसे आज मिला है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है मोहम्मद कामरान ने, ये यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी? कल आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो अगर आपने वहाँ से इसको सुनना हो दोबारा तो आप सुन सकते हैं। कल का सेशन भी 12 बजे ही है सर? जी जी शुएब, 12 बजे कल होगा हमारा सेशन। तो फिर उसके बाद माइट बी आफ्टर 1 वीक हम इसमें सारे ना इसको मैनेजमेंट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं इसकी? फिजिकल लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, फिजिकली आ जाएं, कैवलरी में मुझे इंस्टीट्यूट है। सर मैं फिजिकल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मोस्ट वेलकम, फिजिकल आना चाहें फिजिकल आ मुझे जाएं। एड्रेस वगैरह शेयर किया थे, मुझे पहले भी नंबर नहीं मिला ऑर्गेनाइजेशन पे आपकी, और दूसरा एड्रेस वगैरह भी और शेयर ये किया था। मैंने ना अपना नंबर शेयर किया है, ये आप सब लोगों को मिल गया इसमें मैसेज में, मैसेज में मुझे तो शो नहीं हो रहा, मैं आपको आएगा चैट में? हाँ मेरे जी, को, मेरा आपका मैसेज आया है। मुझे शो नहीं हुआ आपका नंबर जो आपने ओहो, शेयर किया। वो मेरे घर में अपनी आईडी का वो शेयर एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ, जी आप बिल्कुल, चेक आप आ करें। गया। जी बिल्कुल आ गया, और एड्रेस भी शेयर कर दिया। ये आप ना बस इस नंबर पे मैसेज कर दें तो ये आपको एड्रेस शेयर कर देंगे। कैवलरी में बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट है ये, ओके सर, मैं नियर ठीक है? अबाउट ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह कल दोबारा हम मुलाकात करते हैं तो आगे हम इसमें डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।